हमारी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है उसका अगला प्रश्न पत्र है। इसकी पीडीएफ आप संजय देव क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। संजय देव क्लासेस करके, संजय देव क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें। आप इसको करने से पहले पीडीएफ से कर लें, उसके बाद फिर आप यहां से कर लें। तो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो भी आंसर है वो बता दे रहा हूं। इसके 20 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे हफ्ते में लगभग 3-4 पेपर हिंदी के आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर आपने ऐसे 40-50 सेट कर लिए हैं तो लगभग आपके पास क्वेश्चन का भी कलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ से करने के बाद आप अपनी रेफरेंस बुक जो भी आप यूज कर रहे हो वहां अपनी ग्रामर वगैरह अप्लाई कर लें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हिंदी में आप ये मान के चलिए कि 18 का स्कोर आना चाहिए। इस पेपर में अगर आप 18 कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। 19 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार है, लेकिन 18 तो होना ही चाहिए। 15 से जो नीचे है उसे सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि 15 में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हिंदी 15 करते हैं, उत्तराखंड 30 करते हैं तो 45। जीएस वैसे ही कठिन पड़ रहा है आपके लिए, वहां आपके 25, 20, 22 नंबर पर सिमट जा रहा है मामला, तो वो 65-67 नंबर में ही अटक जा रही है गाड़ी और वहां पर सिलेक्शन हो नहीं रहा है जनरल वालों का। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हिंदी को 3 नंबर ऊपर ले जाइए, जीएस को 4-5 नंबर ऊपर ले जाइए। तो इस यही वजह है कि मैं हिंदी और आपका जो जीएस है उसके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनकी सीरीज में यहाँ पर चला रहा हूं लगातार। तो ये आपका सीरीज का अगला प्रश्न पत्र है। इसमें पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ था? रीतिकाल हमारे हिंदी साहित्य के काल में जो तीसरा काल है, पहला आपका आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा आपका मध्यकाल या फिर आपका पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इसे कलाकाल भी बोलते हैं। ये जो काल है ये बिहारी, भूषण, रत्नाकर जैसे महान हिंदी साहित्य के कवियों का काल है और इनकी अधिकतरों की भाषा रही है ब्रज भाषा की, मतलब लीड ही ब्रज भाषा ने करा है इस पूरे काल को, रीतिकाल को, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों की संख्या, स्वरों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3। उच्चारण के आधार पर जो आपका जीभ है, जीभ का जो आपका आगे का भाग है, बीच का भाग है और पिछला भाग है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो उच्चारण के आधार पर जीभ की स्थिति के आधार पर कुछ अग्र होते हैं, कुछ मध्य होते हैं, कुछ आपका पश्च होते हैं। तो ये जो आपका स्वरों की स्थिति है इसके आधार पर 3 आपके भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है, कौन सी वर्तनी सही है? अर्थात, अर्थात देखने में सही लग रहा है लेकिन सही नहीं है, क्योंकि अर्थात आपका एक हिंदी का तत्सम शब्द है और इसके नीचे हलंत लगाना जरूरी होता है, तब ये सही होता है। अवनति, अवन्नति नहीं होता है, ये होता है अवनति, अवनति। तो ये भी गलत है, ये भी गलत था। और ब्रज भाषा, आपको पता है ब्रिज भाषा नहीं होता है ब्रज, क्योंकि री का उच्चारण नहीं है, रॉ का उच्चारण है। ब्रज, ब्रज भाषा यानी कि रॉ है यहाँ पर, ये क्या है? री की मात्रा, इससे हो जाता है ब्रिज भाषा। तो ब्रिज भाषा नहीं है। त्योहार, त्योहार बिल्कुल सही है, ये आपका इसका सही आंसर होगा डी। वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा वागीश। वागीश अगर आप देखोगे तो यह है एक आपका व्यंजन संधि। इसमें देखो वाक धन ईश ये लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम ये वाक करते हैं तो इसमें ओ आ जाता है, ये ओ और ई मिलकर के कुछ और ही स्वर बन जाएगा। यहां भी क्या है? हलंत नहीं लगा है तो ओ है, इसमें तो आप देखो कि स्वर संधि बनेगी, इसमें भी स्वर संधि बनेगी। आपका ये वागीश तो है लेकिन ये नियम के आपके अनुसार नहीं है। देखो जब भी आपका क्या है, आपके पहले पद का अंत किसी आपके स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों में से पहले आपके किस में हो? वर्ण में हो। क में हुआ है पहला वर्ण, क वर्ग का पहला ही वर्ण है, और दूसरे पद का आरंभ आपके किसी स्वर में हो, तो यहां किस में हो रहा है? स्वर में। तो ये जो पहला वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, क पहला वर्ण है, ख गौ में बदल जाएगा, तो ये गौ में बदल जाएगा। मान लो यहां चौ होता तो वो चौ बदल जाता, चौ छौ जौ में बदल जाएगा। मान लो ये यहां पर आपका तो होता तो तो थो दो में बदल जाएगा।
यानी कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो वाक में से जो आपका क है हलंत वाला, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जा रहा है और इसीलिए ये बन जा रहा है वा ग। और ये क्योंकि हलंत है तो इसमें हम जैसे ही जोड़ेंगे ये ई की मात्रा यहां आ जाएगी और ये बन जाएगा वागीस। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर है और ये एक आपका व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग यानी कि ऐसा मूल शब्द जिसके आगे कुछ ना लगा हो। अब देखो, सुयोग, मूल शब्द योग है, ठीक है, इसके आगे क्या लगा है बताओ? सु, यानी कि उपसर्ग लगा है। विदेश किससे बना है? देश शब्द से बना है, इसके आगे क्या लगा है? वि, यानी कि उपसर्ग है। अत्यधिक, अति धन अधिक से अत्यधिक बना है, ये इसमें अति धन अधिक आपका एक तरीके से यण संधि है ये। तो इसमें आपका क्या है? अति उपसर्ग है जो पहले लगा है। सुरेश, रेस से नहीं बना है ये। सुरेश अपने आप में एक संपूर्ण नाम है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि सुरेश एक पूर्ण शब्द है अपने आप में जिसके आगे पीछे कुछ लगा नहीं है। तो ये आपका सही आंसर होगा सुरेश। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? वैसे देखने में तो आपको लगेगा कि लेख के बाद हम क लगा दें तो ये आपका सही हो जाएगा, तो वो सही है। लेकिन लेखक शब्द में आपका लेख अक ऐसे जुड़ा है। लेख धन अक बराबर लेखक, तो इसमें सही होगा अक। आल्पिन किस भाषा का शब्द है? आल्पिन एक आगत शब्द है जो हमारी भारत की बाहर से विदेशी आपके भारत की सीमाओं के बाहर से किसी विदेशी आपके स्रोत से आया है। तो आल्पिन शब्द का स्रोत है पुर्तगाली। आल्पिन आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक सुंदर, ये जो सुंदर शब्द है ना, ये संज्ञा शब्द है ही नहीं। सुंदर शब्द विशेषण होता है, किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर इसमें हम ता कर देते तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन सुंदर विशेषण है। भयानक, भयानक भी क्या है? एक तरीके का विशेषण। वह भयानक, वहां भयानक जंगल है, जंगल की क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? विशेषता। तो ये विशेषण शब्द है, ये विशेषण शब्द है। ये आपका लड़का, लड़का संज्ञा तो है लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा होगी। ये क्या होगी? जातिवाचक। मूर्खता, मूर्ख विशेषण शब्द है लेकिन ता लगा दिया है तो मूर्खता क्या बन गया? एक भाव बन गया। तो इसीलिए मूर्खता इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। तो इसका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नित्य स्त्रीलिंग शब्द है? नित्य स्त्रीलिंग मतलब जो हमेशा हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं या पक्षी उड़ रहा है, यानी कि ये तो अपने आप में ही पुरुष है, पुल्लिंग है। बाज, बाज सबसे घातक होता है। बाज पक्षियों में सबसे घातक होता है। ता है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग। गैंडा, गैंडा एक झगड़ालू जानवर होता है, नहीं कि होती है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग। इसका मतलब मकड़ी, मकड़ा नहीं बोलते हैं, मकड़ी। अगर आपको इसमें लिंग भेद करना है तो आप बात करोगे नर मकड़ी, मादा मकड़ी। लेकिन ये आपका जो मकड़ी शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। ये नित्य स्त्रीलिंग है। नित्य स्त्रीलिंग उन स्त्रीलिंग शब्दों को बोलते हैं जिनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, उनका एक ही रूप होता है। हाँ, अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करना है तो नर और मादा उसके आगे आप लगा करके सुविधा के हिसाब से बांट सकते हो। जैसा चीते का चीती नहीं होता है, चीता नित्य पुल्लिंग होगा तो उसमें चीती नहीं हो सकता। मच्छर, मच्छर नित्य पुल्लिंग होता है, मच्छर ही नहीं होता उसका। तो वहां पर अगर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करना है तो हम नर मादा लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आधा। आधा क्या है? सर्वनाम शब्द ही नहीं है। आधा क्योंकि संज्ञा के बदले प्रयोग नहीं किया गया है। आधा विशेषण होता है, संख्या है। कोई, वहां कोई खड़ा है,
वहां राम खड़ा है की जगह अगर मैं कहूं मेरे को पता नहीं है, वहां आपने कहा राम खड़ा है, तो आप यहां बताइए खड़ा है, तो इसमें आपने क्या कहा? राम। वहां राम खड़ा है, राम क्या है? एक संज्ञा। अब मैं इसके बदले एक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूं, वहां कोई खड़ा है। अब आपको पता नहीं है वो राम है, श्याम है या कौन है, लेकिन आपने कहा कि क्या कोई खड़ा है, तो संज्ञा के बदले प्रयोग में हुआ है तो सर्वनाम तो हो ही गया। लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है राम है, श्याम है, कुत्ता है, बिल्ली है, कौन है ये पता नहीं है, तो हम उसके बदले में क्या कर लेते हैं? कोई। तो यह है तो सर्वनाम, लेकिन किसको दर्शा रहा है? अनिश्चितता को दर्शा रहा है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है? वहां कौन खड़ा है कहेंगे तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। है सर्वनामी जो, ये संबंधवाचक, जो वहां खड़ा है वह मेरा भाई है, तो अब वो जो आपके भाई के होने के साथ जो वाक्य बोल रहे हो उसका संबंध जोड़ता है, तो वो संबंधवाचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है? कौन सा एक शब्द, ये तो हो गया, कौन सा एक पत्ता का पर्यायवाची नहीं है? पत्ता, पत्ता का जो पर्यायवाची है दल होता है, पल्लव होता है पत्ते का, पर्ण भी होता है, निकुंज नहीं होता। निकुंज शब्द आपका पर्यायवाची होता है बाग या बागीचे का। निकुंज किसका होता है? बाग या बगीचे या उद्यान का होता है। अगला, रुक्ष शब्द का विलोमार्थक है। रुक्ष मतलब जो चीज आपके बहुत ही चुभन वाली हो या फिर आपके बहुत ही खुरदुरी हो, उसको हम रुक्ष बोलते हैं। तो रुक्ष का जो आपका विलोम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मुलायम। मुलायम यानी कि मृदु। क्या होना चाहिए? मृदु। अक्ष है ही नहीं इसका, रुग्ण तो वही है और वृक्ष का भी वही है, तो इसका मतलब मृदु। रुक्ष का मतलब है कोई चीज खुरदुरी होती है, चुभने वाली होती है तो रुक्ष बोलते हैं, कोई चीज उसकी मुलायम होती है तो उसे मृदु बोलते हैं। तो रुक्ष का क्या होगा यहाँ पर? मृदु। कौन सा एक खग शब्द का अर्थ नहीं है? अनेकार्थी है। खग वाण को भी बोला जाता है, खग पक्षी को भी बोला जाता है, खग गंधर्व को भी बोला जाता है। खग का मतलब जो उड़ सकते हैं, जिनमें उड़ने की क्षमता होती है। मृग उड़ नहीं सकता है, इसीलिए इसके लिए खग शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, खग। बाण उड़ता है, पक्षी उड़ता है, गंधर्व उड़ते हैं, लेकिन मृग नहीं उड़ सकता, इसीलिए खग शब्द का अर्थ ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जल में लगने वाली आग। जल में लगने वाली आग, तो जल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वा अग्नि। बड़वा अग्नि क्या बोलते हैं? बड़वा अग्नि। जल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बड़वा अग्नि। ये जो आपका दावा अग्नि है, आपको पता है जंगल की आग को बोलते हैं। जठरा अग्नि किसको बोलते हैं? पेट की आग को। मंदा अग्नि समुद्र की आग को बोला जाता है। बड़वा अग्नि आपका जल की आग को बोला जाता है। आपने मुझे हानि से बचाया वाक्य में कारक होगा। अब यहां से तो आया है, इसलिए कारक में आपका करण या अपादान तो होना बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कई बार कि अलग होने के संबंध में, किसी से शिक्षा लेने के संबंध में, किसी की तुलना करने के संबंध में, ये ध्यान रखना। कोई किसी से कुछ सीख रहा है, यानी कि शिक्षा लेना, तुलना करना, किसी की तुलना हो रही है, राम श्याम से छोटा है। भय, मुझे बाघ से डर लगता है, मुझे बाघ से डर लगता है, मुझे भूत से डर लगता है। भय दर्शाने के संबंध में, उसके अलावा किसी की सुरक्षा करने के संबंध में, उसने मुझे बाघ से बचाया, सुरक्षा के संबंध में, और वो तो है ही अलग होने के संबंध में, क्योंकि परिभाषा में यही लिखा रहता है, एनसीईआरटी में है नहीं उससे आगे। तो किसी की तुलना करने के संबंध में, किसी से कुछ सीखने के संबंध में, किसी से आपका भय लगने के संबंध में, किसी की सुरक्षा करने के संबंध में, जब भी आपका से आए तो वो से होता है आपका, वो से होता है अपादान का, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें अपादान कारक होगा। उच्चतम शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? उच्चतम शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।
तो इसमें मूल अवस्था का मतलब, जैसे मैंने कहा मैं अच्छा खिलाड़ी हूं, तो ये मूल अवस्था हो गई, मेरी तुलना मेरे से ही, मेरे विशेषण की तुलना मैं खुद से कर रहा हूं। मैं कहूं कि मैं राम से अच्छा हूं, तो ये हो गई उत्तर अवस्था, यानी कि मैंने एक दूसरे, और मैं ये कह दूं कि मैं सबसे अच्छा हूं, तो ये हो गई उत्तम अवस्था। तो ये आपका क्या है, सब में सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो विशेषण यानी कि किसी भी जो आपकी खूबी होती है उसकी 3 अवस्था होती है। तो ये जो उच्च शब्द बना है, देखो उच्च का क्या होगा, उच्च से क्या बनेगा, उच्चतर, और फिर क्या बनेगा, उच्चतम। तो ये मूल अवस्था है, ये उत्तर अवस्था है, और ये उत्तम अवस्था है। तो ये वाली क्या होगी, उत्तम अवस्था। उच्चतम शब्द में क्या होगी, ये आपके क्या होगी, उत्तम अवस्था, जिसे अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो हिंदी में उन्हें बोलते हैं विशेषण की अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य यानी कि कर्म प्रधान नहीं। मेज राम से टूट गई, देखो यहां पर कर्ता कौन है, राम है, क्रिया क्या हो गई है, टूटने की, मेज क्या है, कर्म। लेकिन बात राम की हो रही है या मेज की, ये देख लो पहले। मेज राम से टूट गई, या राम ने मेज तोड़ी कह रही है, राम ने मेज तोड़ा नहीं कह रहा, मेज राम से टूट गई। वाच्य का मतलब होता है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब जहां कर्ता प्रधान है, पैसिव वॉइस का मतलब जहां कर्म प्रधान है। ये पैसिव वॉइस है, जैसे मेज राम से टूट गई। अगर यही कहता राम ने मेज तोड़ी, तो राम की बात कर रहा था। मेज राम से टूट गई है, तो मेज की बात कर रहा है। तो यहां पर कर्ता की बात कर रहा है, तो क्या है, कर्मवाच्य है, कर्म की बात कर रहा है। यहां पर होली मार्च में मनाई जाती है, यहां तो कर्ता है ही नहीं, कर्म ही है, होली जिसे मनाया जा रहा है मार्च में, तो कर्मवाच्य। भोजन राम द्वारा बनाया गया, राम की बात नहीं हो रही है, भोजन की बात हो रही है, तो भोजन क्या है, कर्म, तो कर्मवाच्य। अब आप ये बताइए, मोहन सोने जा रहा है, अब बात किसकी हो रही है, सोने की या मोहन की, मोहन की, मोहन केंद्र में है इस वाक्य के। तो कर्ता कर्म उसमें है, तो ये क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर है, जिसमें कर्मवाच्य नहीं है। बाकी तीनों में कर्मवाच्य, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। महेश इस योग्य नहीं कि परीक्षा पास कर सके, वाक्य निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। महेश इस योग्य नहीं है कि परीक्षा पास कर सके, 2 वाक्य तो है, लेकिन की लगा करके इस वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। अब ये पूरा करेगा। जब किसी वाक्य में 2 उपवाक्य हो, पहला उपवाक्य दूसरे के बगैर पूरा ना हो रहा हो, तो ऐसे में वो उपवाक्य दोनों मिलकर के जिस वाक्य का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है मिश्र वाक्य। क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य। की इसका अच्छा सूचक है, इसे थोड़ा पहचान लिए, जो, जिसे, की, इस तरीके के शब्द कई बार ये काम कर जाते हैं, नियम पता ना हो तो। अगला क्वेश्चन है, शासनादेश जियो, गवर्नमेंट ऑर्डर का आरंभ किस उपवाक्य के साथ होता है। जो भी जियो होता है वो ऊपर से नीचे को आता है, यानी कि जियो का मतलब जो राज्यपाल की आज्ञा से आपके पूरे निचले स्तर पर शासन में, प्रशासन में लागू होता है या जनता के लिए लागू किया जाता है, उसे जियो बोलते हैं। तो जियो का आरंभ जो भी सचिव करता है, तो वो ये लिखता है कि मुझे शासन से ये कहने का निर्देश हुआ है, यानी कि उसका अपना वो जो प्रारंभ करेगा अपने पत्र का, तो उसमें लिखा होगा मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, यानी कि जो बात वो कहने जा रहा है उसके ऊपर शासन ने वो चीज तय कर रखी है, तब वो नीचे को क्या कर रहा है, उसे अग्रसारित कर रहा है। तो इसीलिए उसे बोला जाता है शासनादेश, यानी कि इसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो होती है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है के साथ। गिरजे का घंटा किसकी रचना है, गिरजे का घंटा पूछी गई है ये। गिरजे का घंटा आपका सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो ये 20 क्वेश्चन है, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और मैं आशा करता हूं कि इनसे आपका लाभ हो रहा होगा, और ये सीरीज हम लगातार जारी रखेंगे। और उसके बाद जब हम उत्तराखंड का जो आपका समीक्षा अधिकारी है और पीसीएस है, इसका फॉर्म जब निकलने वाला होगा, तो उसके बाद हम फिर अपनी जो डेप्थ वाली क्लासेस हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसे भी शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता देंगे।